चलिए तो आज हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो मान लेते हैं चलिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पे लगने वाले फोर्स को देखेंगे। जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो दो इक्वेशन लिखेंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं। जब भी रिजल्टेंट फोर्स की बात होती है या नेट फोर्स की बात कहें, एफ नेट या एफ रिजल्टेंट फोर्स कहें या एफ टोटल फोर्स कहें या समेशन एफ कहें, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पे या उस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स को कंसीडर किया जाता है, कोई एक भी फोर्स छूटे ना। और जब भी हम फोर्स को इक्वेशन में लिखेंगे तो हमेशा फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसके डायरेक्शन को भी हमें देखना होगा। चलिए मान लेते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को हम लोग देखेंगे या इक्वेशन लिखेंगे। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इसका वेट जो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इस पे एक्ट करेगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और सरफेस के कारण जो है इस बॉक्स पे फोर्स, क्योंकि सरफेस पे रखा गया है तो एक कंटैक्ट फोर्स एक्ट करेगा इस बॉक्स पे, और उस कंटैक्ट फोर्स का जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, नॉर्मल कंपोनेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल फोर्स, जो कि अपवर्ड लग रहा है। और मान लेते हैं कि इस पे अनदर फोर्स हम कह रहे हैं कि F1 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन में। F2 न्यूटन मान लेते हैं कि इस पे हम कहते हैं कि F2 न्यूटन या F2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है। तो अभी और भी कई सारे फोर्स हो सकते हैं। मान लेते हैं कहते हैं F3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और F4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किए। तो इन सब फोर्स को देखकर हम यह नहीं बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। यदि रेस्ट में होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तो निश्चित रूप से इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जो होगा, नेट एक्सीलरेशन कहें, वह किसके इक्वल होगा? जीरो। जैसे ही इसका एक्सीलरेशन जीरो है तब हम लोग कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट में है। तो उस केस में इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तो दोनों तरफ कैसे इक्वल फोर्स, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, अगर हम कहते हैं मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इस पे नेट फोर्स, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्सीलरेशन हमारा जो है जीरो के इक्वल होगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल इक्वेशन कहलाएगा। वैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में कहें कि यदि ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में है, नीचे भी नहीं जा रहा है ऊपर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या है? इक्वल है। तो दोनों का इक्वेशन लिखेंगे तो ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे mg वेट लग रहा है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगा, नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा? m इंटू जी के इक्वल होगा। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो देखिए दोनों तरफ फोर्स, यदि हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड की तरफ, जो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वह कौन कौन फोर्स है? तो F1 है प्लस F3 है एंड F4 है। और चूंकि ऑब्जेक्ट में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F2 कहा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? F2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन कहलाएगा।
तो हम ये देखेंगे कि कितने फोर्स लग रहे हैं और फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, क्योंकि उसी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन से हम लोग जो है रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो इस केस में चूंकि एक्सीलरेशन क्या था, 0 था, इसलिए हम लोग जो है दोनों तरफ के फोर्स को क्या कर दिए, इक्वल कर देते हैं और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और इस इक्वेशन का यूज कर कर हम चाहे वो मास निकालना हो, चाहे नॉर्मल फोर्स निकालना हो, चाहे हमें फोर्स को निकालना हो तो कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए अब हम केस को चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि जो है A1 एक्सीलरेशन से जो बॉक्स है वह A1 एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बॉक्स में एक्सीलरेशन है और वह भी एक्सीलरेशन किधर है, इस साइड है। तो अब इक्वेशन जब हम लिखने जाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन का, जब एक्सीलरेशन लिखेंगे इक्वेशन, तो चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को देखेंगे। चूंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब हुआ कि नेट रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इधर के फोर्स जो होंगे ग्रेटर होंगे, जो अपोजिट का फोर्स है वो कम होगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो उस डायरेक्शन के जो बड़े फोर्स हैं वो कौन कौन है, F1 प्लस F3 प्लस F4, इस डायरेक्शन के फोर्स लग रहे हैं, इन सभी फोर्स को ऐड कर देते हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं F2 के। और देखिए जब फोर्स में फोर्स को ऐड करेंगे, जब फोर्स में फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। इसका मतलब है कि किस एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव किया, A1 एक्सीलरेशन से, उसका मास कितना है, m है। तो फोर्स निकालने का फार्मूला होता है F इजिकल टू m इंटू ए। तो इस फार्मूले से अब इस रिजल्टेंट फोर्स को यदि हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से जो है अपोजिट फोर्स है उसको माइनस किए, रिजल्टेंट मिला। और यह किसके इक्वल होगा, तो मास और किस एक्सीलरेशन से जा रहा है, A1 एक्सीलरेशन से, इसके इक्वल होगा। ये इक्वेशन बनकर तैयार हुआ। सिमिलरली यदि हम कहते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है A2 एक्सीलरेशन से अब इधर की तरफ जाए, A2 एक्सीलरेशन से, तब इक्वेशन क्या बनेगा, किधर का फोर्स ग्रेटर हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स का भी डायरेक्शन इधर होगा। तो इधर के जो डायरेक्शन के फोर्स हैं वह ग्रेटर होंगे। तो इधर लगने वाला फोर्स क्या है, F2 है। तो F2 माइनस अपोजिट जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन, F1 प्लस F3 प्लस F4। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन कितना है, A2 एक्सीलरेशन है, तो मास इंटू A2 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसका इक्वेशन बनेगा। यदि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, और वो भी कहते हैं कि A3 एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और उनका डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स हमें 0 मिलेगा। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो F1 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के इक्वल होगा। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। किस केस के लिए, थर्ड केस के लिए जो है हमने एक्सीलरेशन को बताया है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, तब के लिए इक्वेशन हम लिख रहे हैं। तो F1 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू F2 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। लेकिन चूंकि अब एक्सीलरेशन अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जो है ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्मल फोर्स mg से ग्रेटर होगा। तो इक्वेशन
बनेगा, जो बड़ा फोर्स है उसमें से छोटा को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा नॉर्मल माइनस mg, किसके इक्वल होगा, तो मास इसका m इंटू किस एक्सीलरेशन से जा रहा है, a3 एक्सीलरेशन से जा रहा है। अब इन दोनों का इक्वेशन का यूज कर हमें जो आवश्यक हो मास या नॉर्मल फोर्स या फोर्स निकालना हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार से कहें कि A4 एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, A4 एक्सीलरेशन से, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में होगा। पहली बात है कि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजेंटल में जो है कोई चेंजेज नहीं है, तो दोनों रिजल्ट फोर्सेस जो होंगे एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो चूंकि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड का जो फोर्स है वह मैग्नीट्यूड में अपवर्ड से ग्रेटर होगा। इसलिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो mg माइनस नॉर्मल फोर्स n इज इक्वल टू m इंटू A4 के इक्वल होगा। तो आप लोग जो है इक्वेशन लिखना आई होप जो है समझ पा रहे हैं। जब इक्वेशन लिखना हम लोग सीख लेंगे तो एक बात रह जाएगी कि फोर्स को देखना कि कितने टाइप्स के फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम से हम लोग देखते हैं कि यदि कैलकुलेट करना हो, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है हम कहते हैं कि 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पे हम कहते हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन। सिमिलरली यदि कहते हैं कि F न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। यदि ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में जो है इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ F, इस फोर्स का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ F का वैल्यूज कितना होगा। तो हम लोग कैसे इक्वेशन, अब देखिए चूंकि मोशन जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्टिकल का हमें कोई अभी आवश्यकता नहीं है, तो हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल का जब इक्वेशन लिखेंगे तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो उधर का फोर्स ग्रेटर होगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उनको लिख लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, F है, फिर इसके बाद 20 न्यूटन, तो F प्लस 20 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में 5 प्लस 5 कितना हो गया, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 10 kg, 10 इंटू एक्सीलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट का 5, तो 10 इंटू 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो F प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 50, और यहाँ से देखिए F प्लस 10 इज इक्वल टू 50, देन F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में जो फोर्स इस डायरेक्शन में F लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 न्यूटन है। यदि यही -40 न्यूटन आता तो ये डायरेक्शन क्या होता, विपरीत कंसीडर किया जाता, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में लेकर सॉल्व किए हैं और वैल्यू अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब कि ये फोर्स किधर, इधर की तरफ एक्ट करता। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। तो मेनली अब जो है प्रॉब्लम इक्वेशन लिखना यदि हम लोग सीख लें तो इसके बाद जो है फोर्स को कंसीडर करना फिर आना चाहिए। अगर हम कहते हैं, मान लेते हैं, चलिए ए बॉक्स कर रहे हैं, इस बॉक्स पे हम कह रहे हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है, और 50 kg का एक कोई बॉक्स है, और इस पे हम कहते हैं कि चलिए यहाँ पे जो है 60 डिग्री एंगल पे जो है F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। और ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जो है इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। एक्सीलरेशन a इजिकल टू जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। देन फाइंड हमें निकालना है, देन फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F। दोनों हमें कैलकुलेट करना है या F फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को देखा जाए तो चूंकि जब हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए अगर इस फोर्स की बात करें तो यह फोर्स जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन जब हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से F फोर्स एक्ट कर रहा है। इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो यह फोर्स जो है एक्स में भी है और वाई में भी है, यानी इस फोर्स में वर्टिकल कंपोनेंट भी है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी है। तो ऐसा कभी भी हम लोग इक्वेशन लिखते समय ऐसा नहीं करेंगे कि जो है दोनों कंपोनेंट वर्टिकल में भी हो और हॉरिजेंटल में भी हो और उसको हम लोग मान लेंगे कि वो हॉरिजेंटल है फोर्स या वर्टिकल है, तो वो गलत होगा। यदि इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देखें कि एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में है, इस तरफ है, और 10 न्यूटन इधर, तो जिधर एक्सीलरेशन है उधर का फोर्स ग्रेटर हो गया, यानी आप लिखिएगा कि F माइनस 10 इज इक्वल टू 50 इंटू 5। तो यह इक्वेशन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यह फोर्स जो है वो हॉरिजेंटल कंसीडर नहीं होगा, इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, वर्टिकल डायरेक्शन का भी मैग्नीट्यूड है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन का भी मैग्नीट्यूड है। तो वैसे परिस्थिति में हम लोग जो है जब भी सिस्टम कंसीडर करेंगे तो ध्यान देंगे कि हॉरिजेंटल वाले सारे सिस्टम को एक मान सकते हैं, वर्टिकल वाले सारे सिस्टम को एक मान सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों को हम एक सिस्टम कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए अब सही इक्वेशन कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले इस फोर्स के जो है हॉरिजेंटल वैल्यूज कितना होगा तो उसको लिखेंगे। तो इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ें तो थीटा के सामने वाले में साइन मिलता है और इधर कॉस मिलेगा, तो इस दर को हमें मिल गया मैग्नीट्यूड F cos 60 डिग्री जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और F sin 60 डिग्री जो है इस डायरेक्शन में जो है फोर्स एक्ट करेगा। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे वेट इसका mg जो है डाउनवर्ड लगा, नॉर्मल फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड लगा। तो यदि वर्टिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो mg डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एंड जो है एक और फोर्स अपवर्ड लग रहा है जो कि क्या है F sin 60 डिग्री के इक्वल है। यदि नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है तो अब इक्वेशन लिखें, तो चूंकि एक्सीलरेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब कि दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इक्वेशन बनेगा n प्लस F sin 60 डिग्री इज इक्वल टू इज इक्वल टू mg, और यहाँ से हम लोग देखें n प्लस F sin 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू मास कितना है 50 इंटू जी को कंसीडर कर लेते हैं 10। तो यहाँ से हम लोग जो एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे और जब F की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो पुट करेंगे तो नॉर्मल फोर्स भी मिल जाएगा हमें। तो चलिए अब F को कैसे निकालें, तो F को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का इक्वेशन लिखते समय हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो निश्चित रूप से जो F cos 60 डिग्री जो है वह ग्रेटर होगा किससे 10 न्यूटन से, यानी इक्वेशन बना F cos 60 डिग्री माइनस 10 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी 50 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 5 के इक्वल होगा, यानी F cos 60 का मान 1/2 माइनस 10 इज इक्वल टू
25 इंटू 0 यानी 250, और यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो f डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 260 एंड f इज इक्वल टू 260 इंटू 2 यानी 0 2 एंड 520 न्यूटन का फोर्स जो है हमें इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इस F को यहाँ पे पुट कर कर हम लोग नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं, यानी नॉर्मल फोर्स दिस इज इक्वल टू F 520 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 500। यहाँ से मिल गया हमें जो है 260 एंड n इज इक्वल टू जो हो गया 500 माइनस 260 √3 न्यूटन के इक्वल है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब भी इक्वेशन लिखना है हमें वर्टिकल डायरेक्शन कहें या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहें तो फोर्स को देखना पड़ेगा कि वह कहीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के जो प्लेन में तो नहीं है, यानी दोनों कंपोनेंट तो उसमें नहीं है, उसको हमें कंपोनेंट में तोड़ना होगा। चलिए और कंसेप्ट से, या यदि हम सिस्टम को देखें, अब ये तो इक्वेशन लिखना हम लोग सीख गए। अगर हम सिस्टम को कंसीडर करें, जैसे मान लेते हैं कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मास के, इस प्रकार से हम कहते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और इसको जो है हम लोग पुली से जो है सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं। अनदर मास जो है ऑब्जेक्ट का, उसका मास कहते हैं m3 है, एंड नेक्स्ट m4 इसको मास करें। सारे मास डिफरेंट अगर हैं या इक्वल भी हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कह देते हैं। चलिए यहाँ से पुली जो है इस प्रकार से आ गया, सरफेस हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए हमने इस ऑब्जेक्ट को ए बोल दिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई एंड इसको एफ बोल रहे हैं। मास m इसको बोल रहे हैं, दोनों का मास इक्वल है। तो अगर हम सिस्टम कंसीडर करना चाहें तो हम सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ए बी सी डी, इनको इंडिविजुअल एक सिस्टम देख सकते हैं और उन पे जो है लगने वाले फोर्स को देख सकते हैं। या यदि हम सिस्टम कंसीडर करेंगे एक साथ तो ए और बी दोनों एक सिस्टम हो सकते हैं, इन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं। सी और डी को एक सिस्टम मान सकते हैं, ई और एफ को एक सिस्टम मान सकते हैं, लेकिन बी एंड सी को जो है हम एक सिस्टम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दोनों एक सिस्टम नहीं हो सकता है। क्यों यहाँ पे देखिए, यह आपको हॉरिजॉन्टल है और यह देखिए वर्टिकल है। ए बी एंड ई एफ एक सिस्टम हो सकता है, लेकिन ए बी डी या सी ए एक सिस्टम नहीं कंसीडर किया जाएगा, या कहें ए बी सी डी ई एफ एक सिस्टम कंसीडर नहीं होगा। तो हम लोग आसान करने के लिए, प्रॉब्लम को, इक्वेशन को सरल बनाने के लिए सिस्टम को हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई मिस्टर एक्स है, और ये चलिए अपने सर पे एक बॉक्स को लिए हुए हैं। तो मिस्टर एक्स के मास को हम m कहते हैं, इस बॉक्स के मास को स्मॉल m कहते हैं। तो हम चाहें तो बॉक्स को एक सिस्टम मान सकते हैं और मिस्टर एक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम माने, अलग अलग ए और बी सिस्टम मान सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम कहें, जिसको हम कहते हैं कि सी सिस्टम कह सकते हैं। क्यों दोनों को एक साथ मिला सकते हैं? क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, एक ही जो है एक्सिस पे हैं, इसलिए दोनों को एक सिस्टम माना जा सकता है। चलिए इंडिविजुअल यदि हम बात करें कि ए जो एक सिस्टम है, तो ए सिस्टम पे लगने वाले फोर्स को देखते हैं। ए पे हम फोर्स को देखें, इस बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो mg बॉक्स का जो वेट है mg डाउनवर्ड लगेगा, और चूंकि ये सर पे बॉक्स रखा हुआ है तो कंटैक्ट फोर्स इसके कारण, हेड के कारण जो कंटैक्ट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट नॉर्मली एक्ट करेगा। तो यह जो है इंडिविजुअल बॉक्स पे लगने वाले फोर्स है।
इसी प्रकार यदि मैन के ऊपर कहते हैं बी सिस्टम हमने माना है इस मिस्टर एक्स को, तो बी सिस्टम पे लगने वाले फोर्स को देखें तो बी का जो वेट होगा जो किसके इक्वल है, कैपिटल मास एम है तो एम इंटू जी, वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट किया। और जिस सरफेस पे संपर्क में है तो सरफेस फोर्स लगाता है नॉर्मल फोर्स, चलिए उस नॉर्मल फोर्स को हम N1 कह देते हैं। और क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है सर पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट भी वेट जो है फोर्स लगाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट का भी वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। वो किसके इक्वल होगा, m इंटू जी का इक्वल होगा ऑब्जेक्ट ए के कारण जो फोर्स लगेगा। यानी जो सिस्टम बी है यानी मिस्टर एक्स हैं, इन पे जो है 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, जबकि बॉक्स पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। यदि सिमिलरली हम एक सिस्टम के रूप में देखें कि सी हमारा एक सिस्टम है, तो दोनों मास को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, m प्लस m कर दिए तो टोटल मास हो गया इस सिस्टम का। और फिर जो है इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग वेट अब हो जाएगा m प्लस m। और यहाँ से भी यदि देखिए तो दोनों को ऐड करेंगे इस नीचे वेट को, तो यहाँ से m g को कॉमन निकाल सकते हैं, m प्लस m हो जाएगा। तो हमेशा जब इक्वेशन लिखेंगे तो सिस्टम को कंसीडर करना होगा। सिस्टम को यदि सही प्रॉपर तरीके से हम लोग कंसीडर कर पाएंगे, तभी हम लोग प्रॉपरली जो है फोर्स को देख पाएंगे कि उस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है। और उसके बाद जो है रूल है कि एक्सीलरेशन देखेंगे कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, और फिर उसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट को मानते हुए इक्वेशन को लिख लेते हैं। चलिए एक और कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कि और क्लियरिटी होगा। यदि मान लेते हैं कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, और इस पे जो है हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, मान लेते हैं कि 20 kg का हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, 20 kg का कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन पे इस प्रकार से। और ये हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा A 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि, और हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इस पे जो है फोर्स अप्लाई किया गया है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, और 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप्लाई किया गया। और यदि हमें निकालना हो कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है इस प्लेन का, तो हम लोग वैसे ही इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखें कि सरफेस के नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि अब तो सरफेस हमारा ऐसे प्लेन नहीं है, इंक्लाइंड है, तो सरफेस के नॉर्मल इस प्लेन सरफेस पे ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, जब इंक्लाइंड हुआ इसका मतलब नॉर्मल भी क्या हुआ, झुक गया। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो नॉर्मल सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हुए कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस के नॉर्मल होता है। mg डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है कितना 20, तो 20 इंटू जी मान लेते हैं 10, 200 न्यूटन का फोर्स जो है नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। अब चूंकि ये थीटा एंगल है तो बाय ज्योमेट्री एवी एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो कंपोनेंट में यदि ब्रेक किया जाए इस mg को, तो एक कंपोनेंट इसका इधर मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर मिलेगा। तो mg थीटा के सामने क्या होगा, साइन, इसका मतलब इधर जो फोर्स मिला वो हमें क्या मिला, mg साइन थीटा, और इधर जो मिला वो फोर्स इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। mg हम लोग निकाले हैं कितना, 200 न्यूटन, यानी 200 कॉस थीटा इधर की तरफ होगा एंड 200 साइन थीटा जो है इस डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ। अब जब इक्वेशन को लिखने जाएंगे तो 2 इक्वेशन बनेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड है, इसका मतलब नीचे का फोर्स ग्रेटर होगा। तो नीचे लगने वाले फोर्स देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा लग रहा है, यानी 200 साइन थीटा यदि कहें। और
2 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब हो गया क्या, 200 साइन थीटा प्लस 2 न्यूटन माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20 kg, एक्सेलरेशन क्या है 2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 200 साइन थीटा माइनस 8 और यहाँ से मिल गया क्या 2 इंटू 2 40 एंड यहाँ से आपको जो है इधर जाएगा तो 200 साइन थीटा इज इक्वल टू 48 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 200 और यहाँ से हमें साइन थीटा से हमें क्या है एंगल प्राप्त हो जाएगा। यदि नॉर्मल फोर्स को लिखना हो तो नॉर्मल फोर्स इस वर्टिकल डायरेक्शन में यानी नॉर्मल फोर्स जो है अपवर्ड लग रहा है, उतना ही फोर्स जो है इधर किस mg cos थीटा लगेगा, mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि यह जो है प्लेन के साथ जो है स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। यही अब हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, मान लेते हैं कि यह जो 10 न्यूटन को हमने वर्टिकली इस तरह से दिखाया, अगर कह देते हैं कि थीटा एंगल या 60 डिग्री एंगल पे है तो उस 10 न्यूटन को भी हमें कंपोनेंट में तोड़ना पड़ जाएगा। तो मेनली जो है वेक्टर का जो हम लोग देखेंगे कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में उस फोर्स का मान कितना है और फिर हम लोग एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखेंगे और फिर इक्वेशन को लिखेंगे। तो आई होप कि इन सारे एग्जाम्पल और कंसेप्ट से जो है आप लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन को आसानी से लिख पाएंगे। थैंक यू।